हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैंने RS 2018 एग्ज़ाम में 5th रैंक सिक्योर की है। इससे पहले RS 2016 में मेरी 211 रैंक थी और मुझे राजस्थान अकाउंट सर्विसेज अलॉट हुई थी। प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज अकाउंट्स ऑफिसर इन एक्साइज डिपार्टमेंट उदयपुर। मेरा गृह जिला जयपुर है। मेरी स्कूलिंग और मेरी ग्रेजुएशन दोनों ही जयपुर से हुई है। आज A4U फॉर एविड लर्नर्स चैनल के थ्रू मैं आपसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगी and I hope it will be helpful for the RS aspirants. So first of all, we'll discuss the examination pattern. The examination pattern is divided into 3 phases. The first phase is prelims. It is of qualifying nature. Objective questions आपसे पूछे जाते हैं। Negative marking इस पेपर में होती है। प्रीलिम्स का जो की पॉइंट है वो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे प्रीलिम्स में। मेंस की बात करें तो मेंस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें से 4th पेपर लैंग्वेज पेपर होता है जो बहुत डिसाइसिव होता है। इसके अलावा जो 3 पेपर्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। 200 मार्क्स ईच एक पेपर होता है, टोटल 800 मार्क्स का। जो मेंस की स्ट्रेटेजी है वो है आंसर राइटिंग। आप जितने ज़्यादा आंसर्स लिखेंगे, आपकी आंसर राइटिंग उतनी ज़्यादा रिफाइन होगी, आपका आंसर उतना ज़्यादा दूसरों से बेहतर बनेगा। कंटेंट सबके पास सेम है, ऑलमोस्ट सबके पास एक सेम कंटेंट, सेम इंफॉर्मेशन होती है, बट डिफरेंस आता है जब आप पेपर पे अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं। तो आप कितने बेहतर तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रख पा रहे हैं, और डायग्राम्स की हेल्प से, मैप्स की हेल्प से, बुलेट पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर के अंदर क्वालिटी उस आंसर की एनरिच कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स बहुत हेल्प करते हैं आपके आंसर को दूसरों के आंसर से अलग बनाने में। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए। भले ही आपको टेस्ट किसी दिन आपको कोई ऐसा टॉपिक है आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तो भी आप टेस्ट देने जाइए। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ ऐसे आते हैं जिनके लिए हमें इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड पता होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको बेहतर तरीके से आएगा। तीसरी स्टेज की बात करूँ तो मॉक इंटरव्यू के अंदर बहुत हेल्प करते हैं। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, तो आप जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा पॉलिश होगी। आपको फीडबैक में जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं, जो आपके बारे में इम्प्रूवमेंट के पॉइंट बताते हैं, आप उनको इम्बाइब कीजिए अपनी लाइफ। आपके अपने मिरर थेरेपी यूज़ कीजिए, मिरर के सामने बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको खुद को पता चलेगी आप में क्या क्या वीक पॉइंट्स है। आप उनको इम्प्रूव करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत बेहतर तरीके से आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे। इंटरव्यू 80% आपके डेफ के अराउंड चलता है। डेफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर आपका गृह जिला, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है वो इन्फॉर्मेशन, आपकी आपकी कुछ जॉब प्रोफाइल है वो, आपकी हॉबी, ये सारी बातें मेंशन होती हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर में जो भी करंट हैपनिंग्स होती है या कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग होता है, कोई सब्जेक्ट, इसके अराउंड आपका डेफ चलता है और आपके होम डिस्ट्रिक्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। चूँकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बीटेक है ECE में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से पुटअप हुआ था कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया स्कीम्स के बारे में बताइए और इनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए आप क्या कार्य करेगी, क्या इनोवेटिव आप मेजर्स यूज़ करेगी जिससे आप इनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इनके इम्प्लीमेंटेशन में, और क्या क्या सॉल्यूशंस आप बताएगी, वे फॉरवर्ड क्या होगा। इसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे कि रेवेन्यू जनरेशन के क्या क्या सोर्सेज है राजस्थान के, और उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। आपने कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज़ किए हैं एक्साइज के अंदर ताकि आप रेवेन्यू को बढ़ा सकें, और लीकेजेस को कम करने के लिए आप हमारे को कुछ भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताइए। इसके अलावा राजस्थान की फेमस लिकर्स के नाम पूछे थे, और मुझसे जयपुर के बारे में क्वेश्चन पूछे थे कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, जयपुर के कौन संस्थापक थे, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट कब हुए थे, और इनके जो आरोपी थे उनको सजा मिल गई या नहीं मिल गई। इसके अलावा इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे थे, पी नोट्स क्या होते हैं और FATF क्या है। एग्रीकल्चर बिल्स पे मेरी राय पूछी थी। वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछे थे कि कोई कहीं आप जाती है कि सब डिवीजन में आपको वहाँ पे सरपंच पति मिलता है सरपंच की जगह, तो आपका क्या रिएक्शन होगा और आप किस तरीके से इस पे कार्रवाई करेगी, और ऐसे आप कैसे उनको कन्विंस करेगी सरपंच को कि ये अधिकार आपका है ना कि आपके पति का। महिला आयोग के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है और ये किस क्षेत्र में कार्य करते हैं।
तो मुझसे ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरव्यू बोर्ड का माहौल बहुत ही कॉर्डियल था, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, तो कहीं लगा ही नहीं इंटरव्यू चल रहा है। एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू के अंदर, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। हमारा ये परसेप्शन होता है इंटरव्यू में जाने से पहले कि पता ही नहीं हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे जो हमें आता ही नहीं होगा। अगर आप नो भी बोलते हैं इंटरव्यू के अंदर तो इट इज़ परफेक्टली फाइन। सारी चीज़ें आपको पता हो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपके ज्ञान का टेस्ट उन्होंने ऑलरेडी 2 फेजेस में ले लिया है। अब वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट देख रहे हैं। अगर आप 4 क्वेश्चंस नो बोलने के बाद भी कॉन्फिडेंस आप उतने ही कॉन्फिडेंट है, तो ये शो करता है कि आप कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। तो वो इसी चीज़ का टेस्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है पोलाइटली नो बोलिए और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ तक ही सीमित रखिए। आप इधर उधर का पढ़ने के अंदर अपनी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है उस पर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगी। मैंने मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे और उनका रिवीजन मैं ज़्यादा से ज़्यादा करती थी। इसका मुझे फ़ायदा ये होता था कि मैं इधर उधर के सोर्सेज पे जो गैदर करने के लिए टाइम वेस्ट करती थी वो नहीं करती थी और अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करती थी और उसको ब्यूटीफुली कैसे प्रेजेंट करना है इस चीज़ पर ध्यान देती थी। तो आप भी अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करने पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मैं रेगुलर देती थी। कोई भी टेस्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं छोड़ा हो। सारे टेस्ट मैंने रेगुलर दिए थे। मॉक इंटरव्यूज़ मैंने रेगुलर दिए थे। जो फीडबैक मुझे मिला था उसको मैं प्रॉपर्ली इम्बाइब किया था। अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस लाई थी जो मुझे बताए गए थे। मिरर थेरेपी मैं रेगुलर करती थी। इसके अलावा जो की पॉइंट है वो है 3P फॉर्मूला: पेशेंस, पॉजिटिविटी और परसिवेरेंस। ये एग्ज़ाम अक्सर थोड़ा लंबा चलता है, तो इसके अंदर हमें पेशेंस बनाए रखना है और पॉजिटिव रहना है। सबसे पहली ज़रूरत ही पॉजिटिविटी की है। व्हेन यू थिंक यू कैन, यू आर हाफ वे देयर। अगर आपने सोच लिया है कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो आपने आधा तो आपने यूं ही अचीव कर लिया है। आप पॉजिटिव रहिए, आप ये सोचिए कि मैं भी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकता हूँ। जो मेन पॉइंट्स मुझे ध्यान रखने हैं वो है पेशेंस की। मुझे पूरे तरीके से संयम बनाए रखना है, बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम में इम्पेशेंट नहीं होना है। दूसरी बात परसिवेरेंस की, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी आपकी स्टडीज़ में होनी चाहिए। ब्रेक्स ले लेके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी सफ़र होगी। मैं वीकली टारगेट सेट करके पढ़ाई करती थी। जैसे मुझे इस वीक इंडियन हिस्ट्री करनी है या इंडियन ज्योग्राफी करनी है तो मुझे करनी ही करनी है, भले ही मुझे 4 घंटे पढ़ना पड़े या 8 घंटे पढ़ना पड़े। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई हैव टू अचीव माई टारगेट। इससे मैंने ये इस चीज़ का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस किया इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क। आप 12 घंटे पढ़ते हैं और आप जो नॉलेज रिटेन करते हैं वो 4 घंटे की करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है वो बाकी के घंटे वेस्ट करने की। इससे अच्छा है आप भले ही 5 घंटे पढ़िए, लेकिन उस 5 घंटे में भी इतना अच्छे से पढ़िए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और आप अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, टॉप रैंक लाना तो इसके अंदर बहुत मुश्किल है। पहले मैं भी अक्सर यही सोचती थी, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पिछली बार जब मेरी 211 रैंक आई थी तो मैंने यह सोच के तैयारी की थी कि मुझे STM चाहिए, पर जैसे जैसे मैं तैयारी करती गई मेरे में खुद में एक कॉन्फिडेंस आता गया और मेरे टारगेट अपने आप हाई होते गए। मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की हमने पढ़ाई है, उसमें बताते एक आप टारगेट अचीव करते हैं तो आप दूसरे टारगेट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैंने धीरे धीरे ये अपनी जो एक इसमें पढ़ने की ग्रीड है वो मेरी बढ़ती जा रही थी कि अब मेरे को और अच्छा परफॉर्म करना है। जब टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आते थे तो मुझे लगता था मुझे इससे भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपको मोटिवेशन मिलता है टेस्ट देने से, इसलिए आप टेस्ट रेगुलर दीजिए। एक मैं ग्रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइन्स कोट करना चाहूँगी जो मैं अक्सर पढ़ती थी, जो मुझे बहुत पॉजिटिव रखते थे। गौण अतिशय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या सोचते क्या बोलते हैं। मुख्य है यह बात पर अपने विषय में, तू स्वयं क्या सोचता क्या जानता है। आप अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। परिस्थितियों से कभी भी निराश मत होइए। भले ही आज परिस्थिति आप पर हंस रही हो, पर एक समय आएगा जब आप परिस्थितियों पर हंसेंगे। पॉजिटिव रह के अपनी पढ़ाई कीजिए। कभी भी एक जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई की वो टूटने मत दीजिए। जब भी आपको लो लाइफ कंडीशन में आप फील करें तो आप जो भी चीज़ आपको हाई लाइफ कंडीशन में पहुंचाता है, जो मोटिवेट करता है, वो कीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन थी तो मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लेती थी, मंदिर चली जाती थी। किसी को गार्डनिंग से खुशी मिलती है, किसी को कुकिंग से खुशी मिलती है, किसी को गेम्स खेलने से खुशी मिलती है।
ये सबके सेल्फ मोटिवेशन के तरीके अलग अलग होते हैं। आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग A4U for Avid Learners channel. Thank you.